Hello everyone. Today a new topic is enthalpy change, delta H of a reaction, that means reaction enthalpy. अब हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज की, यानी कि डेल्टा एच की बात करेंगे और डेल्टा एच की बात करेंगे किसी रिएक्शन के लिए, तो हम बोलते हैं उसको रिएक्शन एंथैल्पी। ये होता है क्या, इनको समझते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आएंगे। इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आप जानते हैं कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स आप कहेंगे रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। अब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो उनकी एंथैल्पी में क्या चेंज आता है, उनकी एनर्जीज में क्या चेंज आता है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो द एंथैल्पी चेंज अकम्पाइंग रिएक्शन इज कॉल्ड। अब जो एंथैल्पी चेंज होता है जब जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं तो उसे बुलाता है रिएक्शन एंथैल्पी। आप देखो कह रहा है द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय, इसको एक सिंबल से दिखाया गया, जैसे हम बोलते हैं सिंपल एंथैल्पी को डेल्टा एच, तो इसके नीचे लगाया गया है डेल्टा आर एच। जो आर है इसका मतलब है रिएक्शन एंथैल्पी से। तो ये कैसे दिखाया जा सकता है, ये दिखाया जा सकता है डेल्टा आर एच इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, रिएक्शन एंथैल्पी मिलेगी। ठीक है ना। तो हम इसे सम को आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था किससे दिखाया था, समीशन। आप सिग्मा से दिखाएंगे, सिग्मा यहाँ पर को आपको दिखाया गया प्रोडक्ट और दिखाया गया है आपको रिएक्टेंट। आपको जो सिग्मा का जो साइन है ये यूज करता है समीशन, समीशन को दिखाने का यूज करता है। और जो इसके आगे आपको दिख रहा होगा ए आई और बी आई जो आपको दिख रहे हैं ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। तो हमने यहाँ पर को क्या देखा, जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पर को ए आई और बी आई के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, जिनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखाया गया है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर को एक इक्वेशन दी गई है CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2। अगर आपको यहाँ देखिएगा तो आप एक चीज देखने की कोशिश करेंगे, CH4 यहाँ पर को दिया है, 2O2 दिया है, CO2 दिया है और आपको क्या दिया गया है, 2H2 दिया गया है। तो आप देखिए क्या निकालेंगे, रिएक्शन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी समीशन ऑफ एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस क्या, समीशन ऑफ एंथैल्पी यानी कि समीशन यानी कि दैट मींस सिग्मा ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो आप जानते हैं ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो कर लीजिए जैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको कौन कौन से आएंगे प्रोडक्ट आपका जो बने हुए हैं, CO2 और H और CO2 और H2 आपके यहाँ पर को निकल के आए, और जो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, CH4 और O2। ठीक है ना। अब यहाँ पर को देखो तरीका कैसा है, CO2 क्या है, एक ही है तो ठीक है एक ही रखेंगे आप। अब यहाँ पर को H2 कितने थे, 2 थे, तो ये आगे आगे देखिए 2, देखो बिल्कुल इसी के फॉर्म में आ रहा है। BiH जो आपको दिख रहा होगा ये AiH, तो देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका मतलब है 2। यहाँ पर को आपका 2 क्या है, H2 का मॉलिक्यूल 2 बाहर आ गया। अब देखिए CH4 एक है, CH4 एक ही रहा। अब देखिए यहाँ पर को O2 कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पर को 2 बाहर आ गया। तो ये इसका निकालने का तरीका होता है। जो यहाँ पर को HM आपको दिख रहा होगा, इसे बोला जाता है मोलर एंथैल्पी। ठीक है ना। तो एंथैल्पी चेंज इज वेरी यूजफुल क्वांटिटी। एंथैल्पी चेंज एक यूजफुल क्वांटिटी है। नॉलेज ऑफ दिस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन वन नीड्स टू प्लान द हीटिंग और कूलिंग रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट आल्सो रिक्वायर्ड द कैलकुलेट टेम्परेचर डिपेंडेंस अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन एंथैल्पी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हम एंथैल्पी चेंज की बात यहाँ पर को कर सकते हैं। दूसरी बात ये मेंटेन करती है, कह रहा है, लिखा है यहाँ पर को वन ऑन नीड्स टू प्लान द हीटिंग और कूलिंग रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी ये काम करती है, तो यहाँ पर भी आप रिएक्शन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां पर भी आप एंथैल्पी चेंज की बात कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या थी, ये थे रिएक्शन एंथैल्पी। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। Enthalpy of a reaction depends on the condition under which a reaction is carried out. It is therefore necessary that we must specify some standard condition. देखिए एंथैल्पी हमने देखा, एंथैल्पी क्या होती है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर को हमें स्टैंडर्ड कंडीशन देनी होंगी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन देंगे तो उसे क्या बोला जाता है, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोला जाता है। तो क्या होगा उसके लिए देखिए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द participating substance are in their standard rates। ये कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन है किसी रिएक्शन की, वो क्या एंथैल्पी चेंज है, कह रहा है व्हेन द रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे उनके जो स्टेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में वो होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मतलब होगा, देखिए लिखा है द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इन इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। देखिए जो स्टैंडर्ड स्टेट कहने का मतलब है उस टाइम जो
सब्सटेंस होंगे वो अपने एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर होंगे, यानी कि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाएगा और उस टेम्परेचर पर वो प्योर फॉर्म में होंगे और उस टाइम जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 बार होगा। जैसे एग्जांपल दिया है द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड इथेनॉल। अगर लिक्विड इथेनॉल की स्टैंडर्ड स्टेट की बात हम करते हैं 298 के पे, तो 298 के पे क्या होता है, प्योर लिक्विड होता है इथेनॉल, ठीक है ना, और यहाँ पर उसका प्रेशर कितना होता है, 1 बार। तो ये इनकी स्टेट होती है। जैसे आयरन की बात कर रहा है, सॉलिड आयरन एट 500 के इज प्योर, 500 के में क्या होता है, प्योर होता है, और वहां पर को जो उसका प्रेशर रखा जाता है कितना रखा जाता है, 1 बार। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड करने का मतलब है वहां पर जितने भी रिएक्शन में जितने भी आपके सब्सटेंस से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे होंगे, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इससे नीचे अगर हम आएंगे, इससे दिखाया जाता है डेल्टा एच नॉट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वो क्या लगा देंगे, डेल्टा एच नॉट लगा देंगे, इस तरह से इसको दिखाया जाता है। यहाँ पर नॉट का जो साइन होता है ये डिनोट करता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी को, ठीक है। अच्छा, अगला जो आता है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात निकल के आती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो उस टाइप एंथैल्पी में क्या चेंज आता है, तो उसका डिस्कस करते हैं हम। तो फेज मतलब क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एनर्जी एक फेज से दूसरे फेज में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो वहां पर वो क्या एंथैल्पीज में क्या चेंज आएंगे, उस चीज की यहाँ पर को बात करते हैं। देखिए लिखा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंज। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या इन्वॉल्व करता है, आपका एनर्जी चेंज को बताता है, ठीक है। आइस फॉर एग्जाम्पल, जैसे आइस एग्जाम्पल में ले लें हम, रिक्वायर्स हीट फॉर मेल्टिंग। मेल्टिंग होने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें हीट चाहिए। और नॉर्मली जो मेल्टिंग होती है वो कब होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर रखी जाती है। कांस्टेंट प्रेशर कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और जब फेज चेंज होता है दैट मीन्स वहां पर को आपका जो क्या कह सकते हैं हम, टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन्स 273 केल्विन। तो जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल दिया गया है H2O, आप देख रहे हैं सॉलिड से क्या बनाया गया है, लिक्विड बनाया गया है। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, हीट आपने दे रखा है। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दिखा रहा है, आपको 6 किलो जूल पर मोल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पर को आप देख रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है। तो हियर हम इसे क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ये फ्यूजन हो रहा है ना, कि सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में आ रहा है। तो हम बोलेंगे हियर डेल्टा फ्यूजन H, यानी कि अब फ्यूजन की एंथैल्पी है, इसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखिए क्या है, इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज स्टैंडर्ड स्टेट। अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे है तो इसे क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इफ वाटर फ्रीज देन प्रोसेस इज रिवर्स। अगर वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज करने का मतलब है लिक्विड टू सॉलिड आएगा तो फिर क्या होगा, फ्रीज होगा ना। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग। और जितनी अमाउंट आपने हीट दी थी उस टाइम उसे सॉलिड से लिक्विड बनाने में, उतनी अमाउंट की हीट आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से इसको फ्रीज करने के लिए भी देनी पड़ेगी सराउंडिंग से। तो ये आपकी क्या है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर को लिखा है एंथैल्पी चेंज। अब एंथैल्पी चेंज क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वही बात है, अगर आप क्या कर रहे हैं, 1 मोल एक सॉलिड सब्सटेंस को आप मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट करके उसकी स्टेट आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आप वही तो कर रहे हैं ना, सॉलिड से आपने लिक्विड कर दिया। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट के साथ उसको स्टैंडर्ड स्टेट्स में आप उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डेट मीन्स वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेट मीन्स डेल्टा फ्यूजन H नॉट, ठीक। तो मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज एंडोथर्मिक। जो मेल्टिंग होता है सॉलिड का वो एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक, वहां पर आपको हीट देनी होगी, ठीक है ना। अगर हीट आपको देनी होगी डेट मीन्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। सो ऑल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव। इसलिए जितनी भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी वहां पर H की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वाटर रिक्वायर्स हीट ऑफ वेपरेशन। वाटर को वेपर में बदलने के लिए हीट ऑफ वेपरेशन की जरूरत पड़ती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट T भी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वहीं पर को बात निकल के, जैसे हम कह रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर को आप देखिए, आप लिक्विड टू गैस बदल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको लिक्विड से गैस बदलने में हीट देनी होगी। हीट देनी है मतलब आपको ये रिएक्शन भी क्या होगी, आपकी एंडोथर्मिक होगी। डेट मीन्स जो H की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपकी जो डेल्टा H नॉट है, अब यहाँ पर आपने के ऊपर क्या बोला था, हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या थी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आपने सॉलिड टू लिक्विड बदला, दैट मीन्स फ्यूजन। आपने
अब लिक्विड टू गैस बदल, डेट मीन्स आपका वेपर की बात करें तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर को आपसे कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइज। वही सेम डेफिनेशन है, बस नाम चेंज हो जा रहा है, कहीं पर कोई वेपराइजेशन हो जा रहा है, कहीं पर रिएक्शन हो जा रहा है, एंथैल्पी हो जा रहा है, कहीं पर कुछ हो जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई वेपराइजेशन हो गया। तो कंडीशन वही रखनी है, स्टैंडर्ड स्टेट के साथ रखना है। आपने वही करा 1 मोल एक लिक्विड को आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर, डेट मीन्स स्टैंडर्ड प्रेशर पर अगर वो चेंज करते हैं, आप उसको लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसको दिखाया जाता है डेल्टा वेपराइजेशन H0 से, ठीक है ना। अब वही चीज किसमें होगी, सब्लिमेशन के लिए भी आप वही करेंगे, सेम है। सब्लिमेशन डायरेक्ट प्रोसेस होती है सॉलिड टू वेपर बदलने वाली, जैसे सॉलिड CO2 है उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। अगर उसमें उसको हम क्या करेंगे 195 K पर क्या करेंगे, उसको रखेंगे तो वहां पर को जो उसकी स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। और जैसे हम नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन की भी चेंज हो जाती है एनर्जी, तो डेट मीन्स उसको भी क्या बोला जाता है, उसको भी वहां पर भी आपकी जो प्रोसेस होंगी क्या होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। डेट मीन्स वहां पर भी आप क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी सब्लिमेशन की, ठीक है। तो वहां पर को लिखा भी क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा H चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 mole of a solid substance sublimated to constant temperature and under standard pressure। तो वही सेम चीज उसके लिए भी निकल के आ रही है, ओके। अब ये एंथैल्पी चेंज कैसी हो रही है, इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है, यानी कि फेज में चेंज होती है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहना द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन द सब्सटेंस अंडरगोइंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बदल रही है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जा रही है, तो डिपेंड करता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, ठीक है ना। जैसे हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो वो लिक्विड फेज में टाइटली एक दूसरे को क्या कह रहते हैं, बांधे हुए रहते हैं, यानी कि टाइटली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनके बीच में पाई जाती है, तो वहां पर को बाहर निकल के आती है, ठीक है ना। और जैसे एसीटोन की बात करें, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायपोल वाले होते हैं, वो वीकर होते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो आप जिस स्टेट को चेंज कर रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कैसे फोर्स हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और उन्हीं पर डिपेंड करेगी आपकी एंथैल्पी। क्योंकि वहां पर कोई एंथैल्पी की वैल्यू आएंगी ना, अगर एंथैल्पी की वैल्यू आप सपोज कि आप कीजिए आप बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, यानी कि टाइट बॉन्डिंग है, तो आपको उतनी ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं। और अगर वही रिएक्शन कैसे हो जाए, अगर वो कहीं वीक हो, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, वीक हो सब्सटेंस के अंदर, तो आप हल्की से अमाउंट की हीट देंगे तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, वो अपनी स्टेट में यानी कि फेज में चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान देना होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। आपके उसमें उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, उनको भी बनाइएगा तो आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने बहुत सारे टेबल्स भी यहाँ पर कोई देखिए, टेबल भी बहुत सारी दी गई हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पढ़ा, जब फ्यूजन की बात किया, वेपराइजेशन की बात की, दैट मीन्स हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात की। अब निकल के आएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जब फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर वो एंथैल्पी में क्या चेंज आता है, उनकी वैल्यू कैसी होती है। तो देखिए, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म इट्स एलिमेंट in their most stable state of aggregation, also known as reference states, is called standard molar enthalpy of formation। अब देखिए क्या कर रहा है, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है ना, फॉर अ फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है, अब क्या होता है, वो कर रहा है फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। आपने 1 मोल का कंपाउंड बनाना है और उसके एलिमेंट से बनाना है, डेट मीन्स आपने एग्रीगेशन के थ्रू आपने क्या करना है, 1 मोल का कंपाउंड बनाना है। अब आपने कंपाउंड बनाने हैं, उस टाइम एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, वहां पर कोई एनर्जी रिलीज होती है, तो डेट मीन्स यहाँ पर जो एच की वैल्यू जाएंगी वो कैसी आएंगी, निगेटिव आएंगी, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। क्योंकि वहां आप देखे तो रिक्वायर हो रही थी इससे पहले वाले में, तो एंडोथर्मिक थी। यहाँ पर को आप वहां पर को क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे थे, बॉन्डिंग को तोड़ रहे थे। यहाँ बॉन्डिंग बनाएंगे और बॉन्डिंग बनाने में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आपने क्या करना है, 1 मोल का आपने कंपाउंड बनाना है, ठीक है ना, उसके ही एलिमेंट से बनाना है, एग्रीगेशन के थ्रू बनाना है, तो उसे बोला जाता है फॉर्मेशन। तो इसे दिखाया जाता है डेल्टा FH0, ठीक है ना। तो F का मतलब क्या है, फॉर्मेशन से मतलब होता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड कहने का मतलब है, 1 मोल कहने का मतलब है आपने उसी के एलिमेंट से 1 मोल का कंपाउंड बनाना है, यानी कि फॉर्मेशन करना है और स्टेबल फॉर्मेशन करना है आपने, ठीक है। द रेफरेंस स्टेट कहने का मतलब क्या है,
रेफरेंस स्टेट को हम स्टैंडर्ड स्टेट भी बोल सकते हैं, वो स्टेबल स्टेट होती है। वहां पर को जो टेम्परेचर होता है वहां पर को रहना चाहिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर रहना चाहिए 1 बार। जब आप एग्रीगेट करके एक 1 मोल का सब्सटेंस बनाते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट को एग्रीगेट करके एक दूसरे के साथ जोड़ के जब आप 1 मोल का सब्सटेंस बनाते हैं, 1 मोल का कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर को जो टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जो प्रेशर होना चाहिए 1 बार होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द रेफरेंस स्टेट ऑफ डाइहाइड्रोजन इज H2 एंड दोज ऑफ डाइऑक्सीजन कार्बन एंड सल्फर आर O2 गैस। यहाँ पर अलग अलग इसके स्टेट्स दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझें, जैसे H2 देखिए, यहाँ पर को देखिए H2 प्लस हाफ O2 करके H2 बनाया गया, यानी कि दो आपके कह सकते हैं दो एलिमेंट मिला के आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जुड़ने में जो एनर्जी रिलीज होगी, देखिए यहाँ पर को डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। डेट मीन रिएक्शन कैसी होगी आपकी एक्सोथर्मिक, ठीक है। आप किसी भी चीज को, ग्रेफाइट में आपने हाइड्रोजन मिला दिया है, आपको दिख रहा होगा कार्बन में आपने हाइड्रोजन मिला रखा है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर को मिथेन, यानी गैसेस फॉर्म में मिल रही है। आपने दो कंपाउंड मिलाए, आपने दो एलिमेंट मिलाए और आपको एक मोल 1 मोल का आपने CH4 बना दिया, जैसे आपने ऊपर वाटर बनाया। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन में क्या होगा, आपकी रिएक्शन का इस चीज की बात करेंगे तो डेट मीन आपकी एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। तो देखिए यहाँ पर को H की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर को, ठीक है ना। इट इज इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ डेल्टा R0। ये एक स्पेशल केस है रिएक्शन एंथैल्पी का, क्योंकि होता क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एज द अबव 3 एग्जांपल इज 1 मोल ऑफ वाटर, मीथेन एंड इथेनॉल। आपने एग्जांपल देखा था, तो आपने एग्जांपल दिए गए, तो वो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन का एग्जांपल है। रिएक्शन एंथैल्पी में क्या होते थे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनते थे, तो वहां पर भी तो एक स्पेशल केस है ना, क्योंकि आप दो रिएक्टेंट मिलाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहां पर भी तो एक केस आ सकता है ना रिएक्शन और एंथैल्पी में। तो आपने दो रिएक्टेंट मिला के अगर प्रोडक्ट बनाया, तो वहां पर भी तो रिएक्शन एंथैल्पी आपकी एक्सोथर्मिक भी हो, एक्सोथर्मिक हो सकती है, और अगर ब्रेकडाउन करके बना रहे हैं तो निगेटिव होगी, डेट मीन एंडोथर्मिक होगी। लेकिन ये स्पेशल केस है किसका, रिएक्शन एंथैल्पी का, क्योंकि जब दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, निकलेगी। तो एंथैल्पी निकलेगी, कहने का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मीन्स दैट इज द केस ऑफ फॉर्मेशन। और वहां पर कोई रिएक्शन क्या होगी आपकी, रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा H की वैल्यू, आप RH की वैल्यू देखिए यहाँ पर को निगेटिव हो रही है। देखिए तो ये एग्जांपल किसका है, ये आपका फॉर्मेशन का भी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी है और रिएक्शन एंथैल्पी का भी है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव हो रही है, तो ये स्पेशल केस हुआ ही नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन एंथैल्पी का ये भी क्या हो गया, एक स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना। इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बात करते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। इससे पहले हमने बात की थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, जहां आपने देखा कि रिएक्शन एंथैल्पी का ही वो एक केस था, उसकी बात हमने यहाँ पर को रखी थी। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ इट्स डेल्टा RH इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें क्या होती है, कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ, जिसमें इक्वेशन भी होगी और आपकी डेल्टा RH की वैल्यू भी साथ में होगी, तो उसको बोला जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा RH, और वहां पर को उसकी क्या होगी, डेल्टा RH की वैल्यू भी उसके साथ होगी, तो उसे बोला जाता है यहाँ पर को आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर को है क्या, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर को इथेनॉल है, C2H5OH को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया गया और CO2 और H2 निकले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर को एंथैल्पी भी दी गई है आपको, रिएक्शन एंथैल्पी माइनस किया, डेट मीन से रिएक्शन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव आ रही है। हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात आ गई यहाँ पर को। The above equation describe the combustion of liquid ethanol at constant temperature and pressure। आप देख रहे हैं इक्वेशन आपको क्या दिखा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड इथेनॉल को क्या कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं। कंबस्ट कैसे, क्योंकि आप ऑक्सीजन के साथ ऐड कर रहे हैं, डेट मीन्स उसका कंबसन हो रहा है, ठीक है। और कंबसन होने में क्या हो रहा है, आप जानते हैं उसमें CO2 और H2 निकल रही है, तो इसका मतलब क्या, जो रिएक्शन कैसी होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन को बनाने के उसके लिए कुछ पॉइंट रिमेंबर करने होते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए। देखिए क्या है, द कोफिशिएंट इन द बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मोल्स। जो कोफिशिएंट होते हैं इसमें, जैसे आपको ऊपर कोफिशिएंट दिख रहे होंगे, वो जो कोफिशिएंट होंगे आपको क्या दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट उठा के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C2H5OH 3O2। यहाँ पर जो आपको ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ये कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं, नेवर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को नहीं दिखाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को दिखाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिएक्शन में, ठीक है। और दूसरी बात, जो डेल्टा RH की वैल्यू जो आएगी, वो वैल्यू क्या दिखाती है, वो वैल्यू
दिखाती है नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है ना। कह रहा था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच 0 नॉट मतलब रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय द इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा आर एच विल बी नेगेटिव विल बी यूनिट्स ऑफ किलोजूल पर मोल। देखिए इसकी यूनिट भी होगी यहाँ पर को डेल्टा आर एच, दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की रिएक्शन एंथैल्पी जो होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आपकी होती है, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, किलोजूल पर मोल होती है। और जो निगेटिव का साइन है यहाँ पर को, आपको जो साइन दिख रहा होगा, जो आपको सब्सटेंस दिख रहा होगा, नेगेटिव साइन का जो दिखा रहा होगा, ये दिखाएगा सब्सटेंस के मोल्स, उसके मोल्स के बारे में हम आपको बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया, Fe2O3 को हाइड्रोजन के साथ दिखाया गया है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर को Fe और H2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर को हर एक की आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, देख रहे हैं फॉर्मेशन दिया गया आपको, ये इंथैल्पी ऑफ यहाँ पर को फॉर्मेशन दिखाया गया, यहाँ पर को हर एक चीज का दिखाया गया। फिर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस कर देंगे तो आपको देखिए यहाँ पर को क्या आ गई, रिएक्शन एंथैल्पी आ गई, ठीक है। ये भी एक करने का तरीका है, ठीक है। इसको आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। अगर कोएफिशिएंट आपने चेंज कर ले तो आप इसका तरीका इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज कर दे तो आपको, तो कोएफिशिएंट चेंज कर दे तो देखिए यहाँ पर को रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, देखिए ये चीजें इस टाइप से भी आ सकती है अगर आप कोएफिशिएंट चेंज कर लेंगे तो। ये सब कोएफिशिएंट चेंज करके अलग अलग तरीके से थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर को आप देखें इक्वेशन क्या आ रही है, देखिए 1/2 डेल्टा आर एच यहाँ पर को आपको दिखा रहे हैं, इस टाइप की वैल्यू आपको निकाले हुए दिखा रहा है, ठीक है। और ये एंथैल्पी क्या हो रही है, आधी आधी करने की वजह से वहाँ 33.3 आई थी, यहाँ कितनी आ रही है 16-16.6 आ रही है, तो उसका हाफ हो गया है पहली वाली का, तो ये बातें भी निकल के आती हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें थर्ड पॉइंट जो है, केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स कर देंगे तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। वैल्यू मींस उनका साइन रिवर्स हो जाता है, और वैल्यू तो वही रहेंगी, साइन क्या जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन था N2+3H2 था, क्या बना था, NH3 बना था। हीट ऑफ फॉर्मेशन था, एनर्जी कितनी निकल रही थी 91.8, लेकिन साइन माइनस का मतलब क्या था, रिएक्शन क्या थी, एक्जो आपकी क्या थी, एक्जोथर्मिक थी। और यहाँ उठा के देखेंगे तो रिएक्शन आपकी क्या देखिए, आप इससे क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं, डेट मीन्स आपका आप क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं इसका, डेट मीन्स आपकी रिएक्शन क्या होगी, इंडोथर्मिक होगी। एनर्जी यहाँ देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर हो जाएगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ निगेटिव थी, यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। ये लिखने के तरीके हैं, आपने इक्वेशन को अगर रिवर्स कर देंगे तो आपका जो साइन है वो भी क्या जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। दैट मींस ये एक्जो, ये इंडो। तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके हैं, ठीक है ना, और इनको बताने के तरीके हैं। तो आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने जाना है रिएक्शन एंथैल्पीज के बारे में, इंपोर्टेंट बात है, एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की है हमने, फ्यूजन की बात की है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात की है, वेपराइजेशन की बात की है, सब्लिमेशन की बात की है, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन देखा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखे हैं। अब आप इनको 1 by 1 जब तक बनाएंगे नहीं तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। आप इनको बनाइए, फिर ये चीजें क्लियर होते भी चले जाएंगी। ओके, थैंक यू।